जिन्होंने बिल की प्रतिलिपि 1998 में सदन में लेकर के फाड़ दी थी, हम्म। उनका समर्थन लेकर के आईएनडीआई गठबंधन में ये लोग बैठे हुए हैं और ये कहते हैं ये लोग महिलाओं के समर्थक हैं। कैसा समर्थन है? बहुत अच्छी बात मेरी बहन ने कही कि आप लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग आरक्षण लेके आए थे, जब तो 15 लाख महिलाएं पहुंच पाई। उसी समय दोनों सदनों में भी आपका बहुमत हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात, आपने तो धन्यवाद खुद दे ही दीजिए प्रियंका जी, धन्यवाद प्रधानमंत्री दे दीजिए कम से कम। तो दिया। आप भी मैंने तो तो, मौका हम तो दीजिए देते, आप धन्यवाद लोग देने का। जब उन्होंने हम समर्थन भी तो किया, आज आप समर्थन कर दीजिए। हम तो दे रहे आपके हैं, हक हम की तो बिल्कुल बात हो आपकी रही है समर्थन करने ज्योति में बोलबाला जी। को तैयार है धन्यवाद ब्रजेश देते जी। हैं। ब्रजेश जी, हम तो आपकी खुद ही बोलबाला मांग जी कर को रहे हैं कि आप धन्यवाद तो दे। आज लागू अरे करिए रुकिए ना। ज्योति जी, दे रही ये हूँ ना पैसा भी धन्यवाद आप। हटाइए। अरे धन्यवाद लेते जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में परिसीमन रिजर्वेशन जब भी लागू होगा, उसके लिए रोटेशन के लिए डिलिमिटेशन और आपका सेंसेक्स करना नितांत आवश्यक रहेगा। ये जोड़ने के लिए भी धन्यवाद आपका। ठीक है, ये आपने जोड़ा है रिजर्वेशन के लिए। ये शर्त आपने नितांत आवश्यक बनाई, जैसा कि हमने नहीं लगाई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ने लगाई। ठीक है, तो इसके लिए भी धन्यवाद आपका। ठीक है, उसके बाद में जब आपने 15 लाख महिलाओं की चिंता करी थी, तो उसी समय, और आपने तो पहली प्रधानमंत्री भी महिला दी थी, परंतु वो परिवार विशेष थी, वो बात अलग है। और सरोजनी नायडू जी की बात को दरकिनार करते हुए आप लोग ने आज तक महिला वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं लेकर के आए। इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। क्या आप लोगों ने महिलाओं का नेतृत्व देख लिया था कि वो किस तरीके से ठीक है। निभा सकती है? उसके बाद आपने महिला को सशक्त नहीं किया सदन में। उसके लिए भी आपका धन्यवाद, तभी तो हमें मौका मिला। और इसके बाद सेंसेक्स को आप लोगों ने जो फ्रीज करके रखा, आप लोगों ने उसके 543 सीट को जो फ्रीज कर दिया, उसके लिए भी आपको हम धन्यवाद बोले हैं। क्योंकि इतनी आबादी जब बढ़ती जा रही है, जहां पे 2 लाख 5 लाख, कहीं पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई, कहीं हम्म। 7.5 लाख मतदाता की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, लेकिन इतना अनियमित होने के बावजूद भी आप लोग उस सीट्स को बढ़ाना नहीं चाहते। हम्म। इसके लिए भी मैं अब आपको धन्यवाद बोल दूं। क्या आप लोग उसके ऊपर भी विचार नहीं कर रहे हैं कि ठीक है। परेशानी के वोट का अवमूल्यन जो हो रहा है उसके ऊपर की आपको, उसके लिए भी ठीक है धन्यवाद बोल प्रियंका दूं, जी, क्योंकि मैं आप आऊंगा वोट आपके की पास कीमत दूसरे भी दौर खत्म में। कर रही हो। ज्योति जी से जवाब भी लेंगे, लेकिन मनीष जी, आप फिर वही राग, इसके क्या मायने हैं? दूसरा, जो महिला आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, असल में महिला आरक्षण की जहां तक बात है, उसमें सबसे बड़ी बात ये समझना होगा, इसमें दो चीजें हैं। हम्म। एक संवैधानिक व्यवस्था है ब्रजेश जी, और एक जो है वो राजनीति है। हम्म। तो कुल मिलाकर अगर हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये समझना होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में परिसीमन की जो बात की जा रही है, उसको कांग्रेस किस नजरिए से देखती है। और कांग्रेस 230 विधानसभा सीटों पर ही, यहाँ पर अगर मैं प्रदेश की बात करूं, तो लागू करने के लिए क्यों आमादा है, उसका हम्म। क्या मंशा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम चूंकि केंद्र के द्वारा वहां से लाया गया, उसमें उन्होंने पूरी एक प्रक्रिया रखी है। उस प्रक्रियागत तरीके से केंद्र सरकार की मंशा है कि देश के हर राज्य में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों के तहत संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए नारी शक्ति को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का पूरा की पूरा एक जो अभियान है वो चलाया जाए। लेकिन इसमें राजनीति होना क्या वास्तव में आधी आबादी के साथ न्याय है क्या? हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रहा हूं या मैं बिल्कुल। उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको अगर पत्रकार के नजरिए से हम देखें, तो ये समझना होगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम केंद्र जब लेकर आया, तो उसमें किस तरह के प्रावधान है, और उन प्रावधानों का संवैधानिक तौर पर पालन करके ही उसको लागू करना उसकी लंबी आयु के लिए जरूरी है कि नहीं। तो फिर कांग्रेस इस तरह के क्यों कह रही है कि डीलिमिटेशन मत कीजिए, आप वैसे ही लागू कर दीजिए? नहीं, तो ये इसे बात किस अगर थी नजरिए तो से देखते हैं संसदीय आप? व्यवस्था में कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में रही, कांग्रेस को उस समय भी उठाना चाहिए था ना। हम्म। भाई, जब ये पूरी चीजें हो गई, उसके बाद अब अगर इस तरह की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं, और एक बात और याद रखिए कि अप्रैल में जाइए तो कांग्रेस ने एक दिन पहले ही, विधानसभा के एक दिन पहले मार्च निकाला था भोपाल में, हम्म। आपको याद होगा। जी। और उसके बाद हंगामे हुए थे। तो कुल मिलाकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम की जो व्यवस्था है, केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती है, समानता के सिद्धांत के हम्म। तहत नारी को, देश की नारी को एक राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने की अगर ठीक है। अच्छी और सच्ची मंशा है, और उसमें अगर सरकार कहीं गलत है, भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत है, तो कांग्रेस को बिल्कुल एक चौकीदार की भूमिका में, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में इसकी आवाज बुलंद करनी चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह नारी को केंद्र में रख करके राजनीति करती है, जिस तरह से लगातार लाडली बहना, सुकन्या और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के मद्देनजर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ क्या होगा। दूसरा, इसमें एक पहलू और है बहस का कि जी। ओबीसी और दूसरे जो वर्ग हैं उनकी महिलाओं के साथ किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है, क्या उसमें फिर एक और राजनीतिक द्वंद्व चालू होगा। तो ये जी। पूरी बात है। तीसरा, फूल सिंह बरैया के बयान को किस तरह लिया गया, उन्होंने कैसे सफाई दी, ये सारे प्रदेश ने देखा। तो मेरा कहना यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दोनों दलों को, अगर वो वास्तव में आधी आबादी की इज्जत करते